जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापों का सिलसिला जारी है। आज भी एनआईए ने श्रीनगर के 2 मुकामात पर छापे मारे हैं। वाजे हो कि कल भी मिलिटेंटों के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मुकामात पर छापे मारे थे। जम्मू कश्मीर में नज्म व जब्त को मुतासिर करने और अमन में रखना डालने वाली तंजीमों के खिलाफ एनआईए कार्रवाई कर रही है। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे परवेज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, एनआईए बड़े लेवल पर कार्रवाई कर रही है। कल 16 मुकामात पर छापे मारे और आज 2 मुकामात पर छापे मारे हैं। क्या कुछ एनआईए को हासिल हुआ? जी परवेज। बिल्कुल शैब, अगर हम बात करें एनआईए की जो ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं इसमें काफ़ी शिद्दत लाई गई है। पिछले काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि जो रीसेंट किलिंग्स यहाँ पे हुई और जो वायलेंस में एस्केलेशन यहाँ पे पिछले कुछ रोज़ में हुआ है, तो उसके बाद एनआईए को यहाँ पे लाया गया है और एनआईए को ही जो ये किलिंग्स वगैरह हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंप दिया गया है, जिसके चलते जो है एनआईए की कार्रवाइयाँ पिछले चंद रोज़ों में काफ़ी तेज़ हो गई हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल तकरीबन श्रीनगर समेत बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी 16 जगहों पे एनआईए के छापे पड़े और आज की अगर हम बात करें तो आज भी श्रीनगर शहर में 2 मुकामात पे यहाँ पे छापेमारी सुबह की गई है। अगर हम इन छापों की तफसीलात के हवाले से बात करें तो कल जो छापे यहाँ पे डाले गए हैं उसमें श्रीनगर में 4 अशखास को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा के टीआरएफ से बताया जा रहा है। एनआईए के मुताबिक उनका कहना है कि वसीम अहमद, तारिक अहमद और बिलाल अहमद और जो चौथा शख्स है उसका नाम भी तारिक अहमद बाफंद है। इन चारों का ताल्लुक श्रीनगर से है और वो देश मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। इन जो ये छापामारी कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको जब्त किया गया है और जो दस्तावेज़ात हैं चाहे उसमें ट्रैवल दस्तावेज़ात हों या फिर बैंक ट्रांजैक्शंस के दस्तावेज़ात हों उनको भी जब्त किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो एनआईए के डायरेक्टर हैं सीआरपीएफ के डीजी जो हैं कुलदीप सिंह, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एनआईए का, वो भी श्रीनगर शहर में इस टाइम मौजूद हैं। वो भी आज 2 रोज़ा विजिट पे श्रीनगर आए हैं और ख़ास तौर उनकी निगरानी में ये जो छापेमारी हो रही है उनकी इंस्ट्रक्शंस के तहत ये छापेमारी हो रही है और बताया जाता है कि जो ये टेरर मॉड्यूल है जो OGWs का ये ग्रुप है जो कि बताया जा रहा है कि मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है, उन पे लगाम शिकंजा कसने की एक कोशिश है एनआईए की तरफ से। जहाँ तक राय के हवाले से बात है तो आइंदा दिनों में भी ये छापामारी जारी रहने के इम्कानात हैं, क्योंकि जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं इनसे अहम इंकशाफात हो सकते हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो मजीद बढ़ाई जाएगी। फिलहाल अभी तक कल 16 जगहों पे, आज श्रीनगर में 2 जगहों पे छापेमारी की गई है और तकरीबन 4 के करीब जो बताया जाता है कि टीआरएफ से वाबस्ता लोग थे उनको हिरासत में लिया गया है। जी साहिबा। जी परवेज, अब तक तकरीबन 18 मुकामात पर एनआईए ने छापा मारा है। वहीं जो जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो इस हवाले से एनआईए के छापों को लेकर क्या कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की यहाँ बात करें तो कल ही पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि चाहे एनआईए हो या ईडी हो या सीबीआई हो, जब उनसे छापों के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनको एतराज़ नहीं है उनके छापे से कोई, लेकिन जो वेंडेटा है इनको पर्सनल वेंडेटा के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ नहीं किया जाता है। उनकी रेफरेंस थी कि बीजेपी से जो निकल आते हैं लोग या जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं उनके खिलाफ इन ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ किया जाता है। ये महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है। ताहम अगर हम मौजूदा इस रेड्स के हवाले से बात करें तो जो सियासी मुबसरीन हैं या सियासी तज्ज़िया नगार जो हैं वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी पेचीदा मसला है, ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। इसमें जो माइनॉरिटीज़ की किलिंग है वो उसका इशू इन्वॉल्व होता है। दूसरी ओर जो वायलेंस में जो एस्केलेशन हुआ है पिछले कुछ चंद रोज़ों से, उसके हवाले से ये कार्रवाइयाँ इस टाइम चल रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने स्पेशल टीम, जब यहाँ पे किलिंग्स हुई थी माइनॉरिटीज़ की और जो इंसिडेंट्स हैं मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ था, तो
एक स्पेशल टीम भेजा गया था दिल्ली से यहाँ पे, जो कि सिचुएशन को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। इसी के चलते जो कार्रवाई, जो इन्वेस्टिगेशन है माइनॉरिटी किलिंग्स में, वो भी एनआईए को सौंप दी गई थी, ताकि तह तक पहुंचा जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि एनआईए को जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्यों टारगेट किया गया हालिया वाक़ात में और उसके पीछे क्या मंशा है। तो कुल मिला के देखें तो जो सियासी जमातें अभी इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। ताहम पीडीपी का जो कल बयान आया था उन्होंने साफ कहा था कि बिल्कुल, तो एनआईए लगातार सरगर्म नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में और बड़े पैमाने पर एनआईए की छापेमारी जारी है। परवेज, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम देने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एनआईए ने अहम पेशरफ्त की है। एनआईए की एक आला सतह की टीम कनाडा जाएगी। ये टीम खालिस्तानी मिलिटेंटों की फंडिंग का जायजा लेगी। सिख फॉर जस्टिस तंजीम पर हिंद मुखालिफ सरगर्मियों के लिए खालिस्तानी मिलिटेंटों को फंड फराहम करने का इल्जाम है। एसएएफजे से जुड़ी कई गैर सरकारी तंजीमें भी एनआईए की रडार पर हैं। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो या फिर सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी हो, गर्ज कीमतों में आग लगी हुई है, जिसका असर अशियाए खुर्दनी पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतों में भी जो इजाफा देखा जा रहा है, उससे भी आवाम परेशान है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। फी किलो प्याज 25 से बढ़कर 45, जबकि आलू 15 से बढ़कर 25 रुपए फी किलो हो गया है। तो वहीं टमाटर 75 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों से आम आदमी के बजट पर असर पड़ रहा है। वहीं आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया है। कंपनी ने ट्वीट करके बढ़ती हुई कीमतों का ऐलान किया है। नई कीमतों का इत्तलाक आज से हो गया है। दिल्ली में फी किलो सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे हो गई है, जबकि पीएनजी की कीमत 35 रुपए 11 पैसे हो गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 12 दिनों में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को भी कीमत में इजाफा किया गया था। हम एक सीएनजी स्टेशन पर से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सीएनजी डलवा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। आप देखेंगे कि इससे पहले जो रेट था वो 47 रुपए 43 पैसे था, लेकिन आज दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 49 रुपए 71 पैसे के करीब जो है वो रेट हो चुका है। ये पूरे ये मीटर है जिसके जरिए से सीएनजी यहाँ पर डलवाई जा रही है। ये जो इलाका है ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स के करीब जो स्टेशन है आईजीएल का, वहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, डलवा रहे हैं कि इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या असर पड़ रहा है। आप यहाँ पर आए हैं, कितना महंगा पड़ा आपको यहाँ पर इस वक्त? भैया कल से 2 रुपया कुछ पैसे बढ़े हैं और पेट्रोल की गाड़ी बेच के सीएनजी के लिए सेकंड हैंड, और अब सीएनजी पे भी दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। ये जनता करेगी क्या, समझ में नहीं आ रहा भाई, होगा क्या इस देश का। दिन रेट बढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करे। पैदल ड्यूटी तो कर नहीं सकते, 50 किलोमीटर दूर गाड़ी या बाइक से ही करा जाएगा, लेकिन तेल और सीएनजी के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा इस देश का होगा क्या। महंगाई को लेकर बात हो रही है। अभी सीएनजी की कीमत बढ़ी, पीएनजी की कीमत बढ़ी, और देखें तो जिस तरह से प्याज है या दूसरी सब्जियां हैं, सब महंगा हुआ है। टमाटर देखो 50 रुपीज केजी मिल रहे हैं, तो कहाँ से लाएंगे बताइए। जिसका ये कमाने वाला वो क्या खाएगा, बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से। भाई साहब आज क्या कहेंगे, आज 2 रुपए से ज्यादा महंगी मिल रही है? सर बहुत मुश्किल टाइम है, इस टाइम पे कम होना चाहिए। रेट जो बढ़ रहे हैं लगातार, आम लोग हर किसी को परेशानी हो रही है, क्योंकि रेट बढ़ रहा है तो खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। आदमी का हर चीज पे बढ़ा हुआ है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। तो ये मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि ये रेटें कम हो। इनके साथ महंगाई ने क्या किया, कैसे ये गाड़ी ली थी और अब क्या नौ बताई? सर मेरा नाम संजीवन है। मैं 2002 में ऑटो एक खरीदे थे और 2004 तक मैंने 2010 तक बहुत खुश थे। 2000 माननीय शीला दीक्षित ने मुझे ऑटो भी दिलवाए थे, अपना नाम पे परमिट भी मिला था, तब तक खुश थे। जब ये 2016 में हम ऑटो बेच के अपनी नाम गाड़ी बेच के बहुत अच्छे बाद टैक्सी लिए। आज के तारीख में इतना महंगाई है, उस टाइम हम बच्चों को स्कूल भी भर पाते, सब चीज खुश है, घर में मेरा जेब में भी पैसा, परिवार भी सब खुश रहता था। मगर तो गलती ऑटो बेचने की हुई या महंगाई की हुई? ये सर ये ऐसे सरकार रहेंगे
तो सरकार के ही गलती है ना। महंगाई बताइए सर, कहाँ 34 रुपये था, आज जो है हो गया है 60 रुपये CNG हो गया है, पेट्रोल जो है 100 रुपये हो गया है। आप बताइए सर, गवर्नमेंट प्राइवेट ओला उबर जो है हम लोग का सिर्फ 6 रुपये किलोमीटर है। ओला अभी गुड़गांव से आए हैं तो हमारे को दिया है मात्र, दिखाते सर, हम आपको पूरे दिखाते हैं, मात्र दिया है 275 रुपया 34 किलोमीटर का। अब बताइए 4 रुपये किलोमीटर तो खा रहे हैं, इसमें क्या करेंगे? बच्चे को स्कूल फीस भरेंगे या घर चलाएंगे या क्या करेंगे? हम तो मन मना लिए कि गाड़ी बेच देंगे सर। कुछ ऑटो ड्राइवर वाले हमारे साथ हैं। किस तरीके से इस महंगाई ने आप लोगों की जिंदगी पर असर डाला है? साहब 40% महंगाई फालतू हो चुकी है अब तक, और जैसे ये CNG के दाम बढ़ रहे हैं तो ना कोई न्यूज़ होती ना कुछ होता। पेट्रोलियम के लिए भी यही है कि पेट्रोल के दाम कुछ और हैं। बराबर में गाजियाबाद है, गाजियाबाद में देखो यहाँ से और वहाँ पे 2 रुपए का अंतर है। चलिए सीधा रुख करेंगे जहां पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल कारोबारियों से खिताब कर रहे हैं। अनाउंस करते हैं कि ये करेंगे। नंबर 1, बिना बिजली के ना तो इंडस्ट्री चल सकती, ना व्यापार चल सकता, ना घर चल सकता। तो बिजली तो चाहिए। और जितने मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे पावर कट से तो जिंदगी ही नहीं चल सकती। तो पावर कट खत्म करेंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। और ये मैं कह रहा हूं अपने तजुर्बे से। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी फरवरी 2015 में, जुलाई 2014 का मेरे को याद है 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगते थे। हमारी फरवरी 2015 में सरकार बनी थी और जुलाई 2014 में उसके 6-7 महीने पहले तक 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं थी, बिजली थी। जैसे पंजाब में भी बिजली की कमी नहीं है, बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, बिजली की कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी दिल्ली में? तारे खराब है जी, ट्रांसफार्मर जल गया जी, तार जल गई जी, पुरानी तार है जी, ये वो। अगले 2.5 से 3 साल तक मैंने और मेरे बिजली मंत्री सतिंदर जैन ने गली गली में जाके खड़े होके तारे बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, इन्वर्टर की सेल बंद हो गई है, कोई इन्वर्टर नहीं बिकता आजकल दिल्ली के अंदर। 24 घंटे बिजली मिलती है दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। हमें करना आता है, हमने करके दिखाया है, झूठे वादे नहीं कर रहे। दूसरी चीज, इंस्पेक्टर राज, लाल फीताशाही। ये जानबूझ के, ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लाल फीताशाही खत्म नहीं की जा सकती, की जा सकती है। क्यों नहीं करते? पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे को पैसा कमाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं हर एक को कहूंगा, हाँ भाई हर महीने इतने पहुंच जाने चाहिए, हफ्ता चलता है, महीना चलता है कि नहीं है? तो फिर हर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बैठे हैं। मैं फिर कानून भी ऐसे बनाऊंगा कि भाई CLU का अगर चेंज चाहिए तो इतने पैसे, हमने इसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, फिर भी परमिशन लेने आओ। तो वो जानबूझ के क्यों है? वो इसलिए कि नीयत खराब है, ऊपर बैठे हुए लोगों की नीयत खराब है। अगर ऊपर ईमानदार CM होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है होने से, दिल्ली में करके दिखाया हम लोगों ने, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। अब इस तरह की जितनी परमिशन होती थी सारी ऑनलाइन कर दी, अब आपको दफ्तर भी आने की जरूरत नहीं है किसी। तो ये लाल पुराने कानून किसी ने सुझाव दिया था, मैंने लिखा है,
पुराने सारे कानून ठीक किए जाएंगे, जितने कानूनों की जरूरत नहीं है सारे कानून खत्म किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको सरकार के ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने धंधे में समय बिताओ, आप फलो फूलो आगे बढ़ो, ये हमारा मकसद है। आप खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो, खूब कमाओ और उसमें से सरकार को और समाज को पैसा दो, ये हम चाहते हैं। तो ये लाल फीताशाही बंद की जाएगी, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। आपको मैं दिल्ली के एक दो उदाहरण देता हूं, दिल्ली का ही अभी तो दे सकता हूं, थोड़े दिन के बाद शायद पंजाब के भी उदाहरण हम देंगे, चारों तरफ घूम घूम। दिल्ली में हमने आने के बाद वैट, उन दिनों में वैट होता था, अब जीएसटी है। वैट डिपार्टमेंट के सारे इंस्पेक्टरों को घर बिठा दिया, हमने कहा खबरदार कोई नहीं जाएगा। रेड राज बंद कर दिया। पहले एक दो साल तो ऐसे थे, एक भी रेड नहीं हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 5 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था हमारा। रेड बंद कर दी, वैट के रेट 12% से 5% कर दिए, आधे से भी कम कर दिए, 12% से 5% कर दिए और हमारा रेवेन्यू 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया। तो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल जालंधर में कारोबारियों से खिताब कर रहे थे और दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल काफी वादे करते हुए नजर आए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक से पहले आपको बता दें कि कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका खैर मकदम है। ख़वातीन की तरक्की उनको मौक़े फराहम करने में मुज़मिर है, इसीलिए लड़कियों को चार दीवारी की जीनत बनाने के बजाय उन्हें आज़ाद फ़िज़ा की फराहमी के साथ मौक़े की फराहमी की अशद ज़रूरत है और लड़कियों को मौक़े फराहम करने में मुल्क की फ़ौज पेश है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लड़कियां तरक्की करती हैं तो खानदान की तरक्की होती है और जब खानदान तरक्की करता है तो मुल्क की तरक्की में हिस्सेदारी का जामिन बनता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें मौक़े फराहम किए जाएं और लड़कियों को मौक़े फराहम करने में फ़ौज पीछे नहीं है। इसकी कई मिसालें मुल्क के बेशतर हिस्सों, खासकर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ के मिधर कस्बे के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आर्मी की रोमियो फोर्स की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत लड़कियों के लिए रोमियो फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर ने की, जबकि एसडीएम मिधर साहिल जंदियाल मेहमान खुसूसी रहे। 2 दिन का जो टूर्नामेंट यहाँ रहा है खो-खो का और वॉलीबॉल का, बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला है। इसमें 6 टीम्स थी जो ईच टूर्नामेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक बहुत ही अच्छा एक गर्ल्स की टीम्स हैं और एक साथ देखने को ही मिला और अंत में एक टीम को जीतना था जो वॉलीबॉल मुकाबलों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिधर ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी मिधर को शिकस्त दी, जबकि खो खो के फाइनल में हाई स्कूल धराना ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी मिधर को शिकस्त दी। फाइनल मुकाबलों में मिधर की आवाम भी मौजूद रही। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा भी इस तरह के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। हमें इंडियन आर्मी ने खेलने का मौका दिया है। हम खो खो मैच खेलने के लिए आए हैं और वॉलीबॉल खेलने के लिए आए हैं। हमें खेलने का मौका दिया है पहली बार इंडियन आर्मी ने। हम इनके बहुत शुक्रिया गुजार हैं। हम आर्मी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया खेलने का और आइंदा भी हमें ऐसे मौके देते रहें ताकि हम खेल सकें। तो हम बहुत थैंकफुल हैं सबके। हमें यहाँ आर्मी वालों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया और यहाँ आज खो खो का मैच है और हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि हमें इतना उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, इतना कुछ बताया।
आया। ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन रोमियो फोर्स की तरफ से, तो इसमें बहुत मज़ा आया। पार्टिसिपेशन रनर अप टीम्स को इस तरह से, मतलब ये जो यहाँ की गर्ल्स हैं, ये हर फील्ड में हमारी जो गर्ल्स होती हैं आगे तक जा सकती हैं। और मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज होते रहे इंडियन रोमियो फोर्स की तरफ से, तो एक गर्ल्स मतलब बहुत नेशन एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। खातून खिलाड़ियों के जोश और जज्बे और जुनून को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये है औरतों का हक। कोई शक? मेंढर से मुनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।